नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमनवीर सिंह। भारत के संविधान से परिचय की ज्ञान सागर यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। और हमारी जो यात्रा चली हुई है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 16, जो सरकारी नौकरियों में प्रावधान करता है। और यह जो संविधान का जो अनुच्छेद है मूल अधिकारों में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें 2 वीडियो हमारी बन चुकी हैं और यह जो है हमारी तीसरी वीडियो। तो पहली वीडियो में हमने पूरा आर्टिकल को, उसकी संवैधानिक सभा में क्या बहस हुई थी वहाँ तक के बारे में आपको परिचय कराया था। दूसरी वीडियो में हमने अनुच्छेद 16 का खंड 1, 2 और 3 के बारे में समझाया था। एक बार फिर से, क्योंकि ये विषय काफ़ी उलझा हुआ है और काफ़ी जानने योग्य है, तो इसमें एक बार फिर से मोटी मोटी बात बताते इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है। जो खंड इसका 1 है, क्लोज 1, आर्टिकल 16(1), इसमें जो मुख्य बात निकल के आती है वो है सभी जो नागरिक हैं वो सरकारी नौकरी में, जो राज्य के अधीन जो सरकारी नौकरी होती है या केंद्र के अधीन जो सरकारी नौकरी होती है, उसमें समान अवसर होंगे। ये समान अवसर का मतलब क्या है कि एक पूरी तय प्रक्रिया होगी, पूरा प्लान होगा जो जनता के सामने रखा जाएगा। उसमें सभी योग्यताएं निर्धारित करी जाएंगी और एक पैमाना बताया जाएगा। भी इस पैमाने के आधार पे ये विज्ञापन निकला है, नौकरियों के लिए रिक्तियां निकली हैं और इसमें हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है और इसमें आप इतनी तारीख तक अपना आवेदन जमा कर दें, एप्लीकेशन दे दें और उसके बाद में उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया बताई गई है कि आप उसमें जो है कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट के आधार पे होगा या एक सामान्य टेस्ट प्रक्रिया से होगा। वो सारा कुछ जो है इंटरव्यू के आधार पे होगा, कैसे होगा, उसमें इस विज्ञापन में सारा कुछ दिया रहता है। या प्रतिनियुक्ति के आधार पे है। प्रतिनियुक्ति के आधार पे का क्या मतलब होता है कि भाई वो कहीं से लगा हुआ हो, इतने दिन उसने अनुभव हो और हम ऐसे आदमी को लेंगे। और उसमें आरक्षण का जो प्रावधान होता है वो भी तय होता है, सारा कुछ दिया होता है। तो वो इसके कारण है, अनुच्छेद जो 16(1) के कारण ये सब कुछ करा जाता है, वरना गुपचुप तरीके से भर लेंगे। और ये सारा कुछ ऐसा नहीं है कि नियुक्ति के लिए ही है। अगर किसी को हटाया जाएगा तो उसमें भी ये मापदंड होंगे, उसको सारा कुछ अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। उसको कारण बताए जाएंगे, भाई आपको किस कारण से हटाया जा रहा है, तो उसमें उसको कारण बताया जाएगा। और ये सरकारी नौकरी के लिए है, प्राइवेटों में नहीं। प्राइवेट में कोई जाके कहने लगे कि साहब हमको आरक्षण दे दो और कोर्ट में जाके खड़ा हो जाए कि साहब हमें आरक्षण नहीं दे रहा इस कंपनी में, तो आप पे वो लागू नहीं होगा। अब बात आती है दूसरे में ये बताया गया है कि किस किस के आधार पर आप अपात्र नहीं है, अपात्रता बताई गई है। पहले में बताया गया अवसर, दूसरे में बताया गया है कि आपको रिजेक्ट नहीं करा जाएगा। किस आधार पर रिजेक्ट नहीं करा जाएगा? जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, उद्भव के आधार पे और निवास स्थान के आधार पे आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? तीसरी जो खंड है इसका क्लोज है, उसमें बताया गया है कि संसद निवास के आधार पे कोई योग्यता रख सकती है। यानी कि ये 3 जो है खंड, वो 2 का अपवाद है। 2 अपवाद में क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, निवास स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन संसद को ये पावर दे दी गई है
कि वो किसी वैकेंसी में किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने की योग्यता निर्धारित कर सकती है कि भाई वो उसकी भूगोल को अच्छी तरीके से जानता है, तो इस कारण उसको उस एरिया में इतने साल रहने का अनुभव होना चाहिए, या इतने साल वो उस एरिया में पर्टिकुलर 5 साल है, ज़्यादातर बहुत से एरिया में 5 साल से उस राज्य में रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो वो तय कर सकते हैं। ये पावर किसको दी? राज्य को नहीं दी, केंद्र को दी। केंद्र जो है वो उसमें जो है वो संसद कर सकती है। अब बात आती है कि इनके आधार पे बहुत से मामले हैं, उसमें मैंने बताया था आगे चल के जैसे जैसे जब ये संविधान निर्माण हो गया और इसमें कुल 5 जो है आर्टिकल बन गए। 5वें में ये है, खंड 5 में, कि भाई जो कोई भी सरकारी जो है संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, तो उसमें जिस धर्म के लिए वो संस्थान बना हुआ उस धर्म के विशेष व्यक्ति को नियुक्ति में रखा जा सकता है। यानी कि कोई मस्जिद है, धार्मिक संस्थान सरकारी, तो उसमें मुसलमान ही उसमें मौलवी के पद पर रखा जाएगा, या कोई पूजा मंदिर है तो उसमें जो पुजारी जो रखा जाएगा, वो पंडित जो रखा जाएगा, वो विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ आदमी ही रखा जाएगा। ऐसी चर्च है तो उसमें ईसाई समुदाय से ही रखा जाएगा। तो ये जो प्रावधान है ये खंड 5 में है। अब बात आती है कि आगे विस्तार कैसे हुआ। आगे विस्तार हुआ ये न्यायालय के माध्यम से। जैसे जैसे कोर्ट में केस आते गए और बेढंगे जो है सरकार जो है बेढंगी तरीके से जो है एक कोई प्लान के तहत ना करके जो मन में आया ऐसे ही जो प्रावधान बनाने लगी, तो वे जो भारत के न्यायालय में चैलेंज करे जाने लगे। और चैलेंज होने के बाद में वहाँ से जो है नए नए रूलिंग आने लगे, और रूल आने के बाद में ये जो है तरह तरह के जो है उसमें स्पष्टीकरण आने लगा, भाई इस तरीके से नहीं चलेगा काम। तो सबसे पहले बात आई कि जो है जब आरक्षण करा जाएगा तो समानता कहाँ रह गई, समान अवसर कहाँ रह गए। तो इसमें क्या है, बहुत से जो दार्शनिक है उनके उदाहरण दिए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरा जोर दमखम लगाया गया कि भाई ये स्पष्ट करने के लिए भाई देखो समानता तो तभी आ सकती है जब किसी के साथ असमानता करी जाए, तो असमानता करने से ही समानता आ सकती है, ये बात कही गई। फिर अब ये जो है खंड 4 है, इसका 16 का खंड 4 अनुच्छेद क्लोज 4, इसमें पिछड़ों के लिए आरक्षण की शक्ति दी गई है सरकार को कि वह पिछड़ों के लिए आरक्षण कर सकते हैं। उसका आधार क्या बताया? 2 आधार बताया, एक तो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों। ये कहां से आया? ये भी सर्वोच्च न्यायालय से ही आया। तीसरा, उनकी ये तो उसी में दे रखा है पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो तो ये तो तब तो था कि भाई जब संविधान बना था, अब तो हर एक किसी को प्राप्त प्रतिनिधित्व है, तो कायदे से तो ये जो पिछड़ों को जो आरक्षण है वो खत्म हो जाना चाहिए, या उन लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनको प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसके लिए बार बार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई इसमें क्रीमी लेयर बननी चाहिए, ताकि जिनको अवसर मिल गया है उनको उन्हीं के उसमें से ही, पिछड़ों में से ही जिनको अवसर मिल गया है और उनका प्राप्त प्रतिनिधित्व भी हो गया है, तो ऐसे लोगों को उसमें से निकाल देना चाहिए, या उसमें कैटेगरी बना देनी चाहिए कि भाई इनको जो है तरजीह नहीं दी जाएगी, इनको दी जाएगी जिनको अवसर नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि भाई एक परिवार को तो नौकरी के ढेर लगे हुए हैं और एक को बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। तो जिसके परिवार में के सदस्य को, पिताजी को, बाबा को, दादा को नौकरी, या उसके परिवार के सदस्यों को, पत्नी को, उनको नौकरी मिली हुई है और वो आवेदन कर रहे हैं, तो उसको अपने जो है बॉन्ड में
जो वो मतलब शपथ पत्र लगवाया जाए उसमें ये बात खोलनी चाहिए कि भाई मेरे परिवार में किसको नौकरी मिली है, किसको नहीं मिली है। अगर वो झूठ बोल रहा तो उसकी जांच हो जाएगी, तो अपने आप ही उसकी नौकरी रद्द हो जाएगी। तो कुछ तो करना चाहिए सरकार ने। ये बार बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहती है, लेकिन सरकार नहीं करती। क्यों नहीं करती? वोट के कारण नहीं करती। ये उनकी सबकी मजबूरी होती है। राजनीति में बहुत सी बातें मजबूरन जो है प्रथागत चलती आ रही होती हैं कि भाई अगर हम करेंगे तो हमारी वोट बैंक हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, समाज में असंतोष फैलने लगता है, और ये असंतोष देश का, राष्ट्र का नाश कर देता है, आग लगा देता है देश में। तो समय समय पर सरकार ने उस असंतोषों को शक्तिशाली, अपना मन को शक्ति करके उसमें जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। वरना क्या होगा, सत्य की जीत नहीं होगी, असत्य की हानि हो जाती है। जब असत्य की हानि हो जाती है तो राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब ये सब, एक और बात आती है इसमें कि कुछ मामले थे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए, और मैंने कहा था कि इसमें एक था समान कार्य समान अवसर, समान कार्य समान वेतन। तो ऐसे बहुत से मामले हैं, ये हर किसी में लागू नहीं होते। तो मैंने बताया था रणधीर सिंह के केस में, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के जो केस में 1982 में ये स्थापित हो गया था, और इसको आधार बना के तरह तरह की अर्जी आज भी लगती हैं कि साहब हमको समान कार्य समान वेतन। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार निर्धारित कर चुका है कि भैया ये सबके गले में माला नहीं पहराई जा सकती, और इसके लिए नियम ये हैं कि भैया उन्हीं को ही मिलेगी जिनको जिम्मेदारी भी समान है। अब एक जो है सचिवालय में बैठा हुआ लोअर डिविजनल क्लर्क है, और एक जो है छोटे जो दफ्तर हैं, स्थानीय जो दफ्तर हैं, उसमें बैठा हुआ क्लर्क है, लोअर डिविजनल क्लर्क। तो उनके जो वेतन भत्ते थे वो ज़्यादा थे सचिवालय में बैठे हुए क्लर्क के, जबकि सेम पोस्ट पे वो एक छोटे से दफ्तर में, जो सामान्य दफ्तर है उसमें बैठा हुआ है, उसके कम थे, उनको प्रमोशन भी कम होती थी। उन्होंने चैलेंज करा, उन्होंने कहा भी समान कार्य समान वेतन समान प्रमोशन हमारा होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया जिम्मेदारी भी तो इनकी ज़्यादा है, इनको कितना काम करना पड़ता है और इनकी कितनी जिम्मेवारी है। सारी कुछ तत्काल मंत्रालय को ये सारे कुछ कागज पत्र जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, और कुछ भी त्रुटि हो जाती है तो दंड भी इनको ही सबसे पहले भुगतना पड़ता है। तो जैसी जिम्मेदारी है उसी हिसाब से इनको वेतन मिले हुए हैं, और मान लो इनको तरजीह दी जा रही है तो इनकी जिम्मेवारी भी तो ज़्यादा है। तो ये एक तो जिम्मेवारी का आधार है। दूसरा, एक ही पद के अलग अलग उपवर्ग हो सकते हैं, जैसे कुछ किस एरिया में है, कुछ कैसे एरिया में है, तो इनका ध्यान रखा जा सकता है। ऐसे रेलवे का केस था, उसमें जनरल ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन बनाम जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे, ये 1960 में केस आया था। तो दो तरह के स्टेशन मास्टर थे, एक तो रोड साइड के और एक रोड साइड रेलवे स्टेशन के, और एक जो था वो सामान्य जो स्टेशन मास्टर होते हैं। तो उसमें हायर ग्रेड के जो स्टेशन मास्टर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इनकी जो भर्ती होती है उनके नियम भी अलग होते हैं, और इनकी ट्रेनिंग भी विशेष प्रकार से कराई जाती है। जब ट्रेनिंग इनकी विशेष प्रकार से कराई जाती है, इनके ये विजीवी व्यस्त सबसे व्यस्तम में होता है स्टेशन, और आपका जो स्टेशन है वो इतना व्यस्त नहीं होता, इनको मैनेज ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रमोशन के भी चांस ज़्यादा होते हैं, और इनकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा होती है। तो इनकी जो इंक्रीमेंट जो लगती है वो ज़्यादा लगती है, आपको कम वेतन मिलता है। तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी है।
आप जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो ऐसे कह के उन्होंने जो है इस मामले में नियम उनको जो है कहा कि ये जो है ये ठीक है, संवैधानिक है। इस प्रकार से एक केस आया जो आगे आधार बना। आगे जो संविधान में संशोधन हुए इनको आधार बनाने वाले केस रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि भाई आप बेतुके तरीके से आरक्षण नहीं कर सकते। कहीं 80% आरक्षण कर दिया, कहीं जाति बांट दी, जाति में ही बांट दी रेवड़ी की तरह, ये फलानी जाति के ये फलानी जाति को इतना मिलेगा। उन्होंने कहा ये कोई नियम है? तो इस तरीके के जब केसेस आने लगे तो सबसे पहले जो केस आया ऐसे तरह का वो बालाजी का केस आया, बालाजी मामला आया, बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर का। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जो है आरक्षण की जो बातें हैं, पिछड़ी जातियों को आरक्षण निर्धारण करने की एक सीमा है, मर्यादा तय करनी पड़ेगी। ये आरक्षण क्योंकि बाबा साहब ने, अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने कभी भी ये नहीं माना, कहा था कि भैया ये आरक्षण इतना ज़्यादा हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई ये आरक्षण अल्प मात्रा में होना चाहिए। और ये भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह चुके। जो आजकल समाज में क्या धारणा है, ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा हक है। आरक्षण हक नहीं होता, आरक्षण एक सुविधा है जो शासन जो है प्रदान करती है उन लोगों को जो पिछड़े हैं। ये उनका ये कहने लगे साहब हमारा हक है, हक नहीं है ये एक सरकार एक सुविधा प्रदान करती है ताकि इनको भी अवसर मिले। अब अवसर मिलने में अब बाबा साहब के सामने फिर ये बात आई थी कि भाई इतने लोगों को ये सीट रिजर्व हो जाएंगी तो ये तो गारंटी हो जाएगी भाई इतने लोग इसमें इस कैटेगरी में फाइट करके अपने आएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि उसमें भी मापदंड कम करे जा रहे हैं। अगर मान लो आपने ये तय कर दिया कि भाई टेस्ट में इतने परसेंटेज नंबर आने ही चाहिए मिनिमम, अगर नहीं आए तो वो फेल माना जाएगा, वो अयोग्य माना जाएगा। तो आप अगर वो उस मापदंड पे कोई खरा नहीं उतर रहा तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई ये थोड़ी है कि हाय हाय हमने जिद ही पकड़ रखी है कि इस भर्ती में मिलने ही चाहिए। तो आप उस पैमाने को कैसे नीचे कर देंगे? ऐसे कई बार उदाहरण मिले हैं। अभी हाल ही के दिनों में जो एमएस की, जो एमबीबीएस के बाद में जो एमएस होती है उसमें जो निर्धारित टेस्ट किया गया उसमें जो मिनिमम योग्यता तय की गई, भाई इतने नंबर उसके आने चाहिए, वो उतने नहीं आ पाए। अब दाखिले ही नहीं हो, सीटें के सीटें खाली रहने लगी रिजर्व कैटेगरी की। तो अब आपको जान के हैरानी होगी कि मतलब जो है जिनके 4 नंबर आए उनको भी दाखिला देने के लिए नहीं, भैया सबको दे दो। ये कोई, अब बताओ जब जो है योग्यता से आप समझौता करेंगे, जो आपने योग्यता तय करी उससे समझौता होंगे तो उनकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह होने लगेगा, तो समाज को घातक हो जाएगा। भाई एक डॉक्टर जो है जिसको जो टेस्ट में 100 में से जो भी टेस्ट था उसमें 4 ही नंबर जिसके आए, ऐसे लोगों को आप एमएस की डिग्री, एमएस में दाखिला दे देंगे, पीजी में दाखिला दे देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट जो एमबीबीएस के ऊपर होती है उसमें दाखिला दे देंगे, तो वो सर्जन जो है या और जो है जो पद उनके लिए विशेष होते हैं उनमें आप वो क्या करेंगे? क्या आप उनसे इलाज कराएंगे? आप तो विदेश भाग जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में जो है। अब नेहरू का, पंडित नेहरू का नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते हैं कि उन्होंने ये कहा कि पत्र डाला कि भाई मैं गुणवत्ता से समझौता नहीं करूंगा।
तो भाई ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी तो यही बात कहते हैं कि गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए, और उन्हीं न्यायालय से ये जो है ऑर्डर निकलवा के आते हैं भाई साहब इसमें थोड़ी ढील दे दो। तो ऐसा जो है भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, ना बाबा साहब के अनुरूप। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि गुणवत्ता से भी समझौता हो जाना चाहिए या आरक्षण की सीमा इतनी ज़्यादा कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाई इन जो पिछड़ों को मैनेजमेंट में अवसर मिलना चाहिए, सरकार की नियुक्तियों में अवसर मिलना चाहिए, इसके लिए इनकी अल्प मात्रा में खिड़की खोल देनी चाहिए। ये हक नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं इनको हक नहीं कह रहा, ये एक जो है एक मानवता के नाते भाई सबको समान अवसर मिलने चाहिए। तो लेकिन इनको अवसर, क्योंकि ये बहुत से समय से जो है उन्होंने तर्क दिया कि भाई इनको अवसर नहीं मिला, पहले जो है गुलामी का कालखंड रहा। तो लेकिन आज स्थिति बदल गई है, इनको सबको अवसर मिल चुके हैं। तो इस पे आज के समय में नहीं तो कल के समय में इनमें जरूर ये जो है होगा। अब दूसरा आया बालाजी के मामले में, कहा गया कि बहुत सी जगह 90% लोगों को आरक्षण मिल गया, प्रावधान कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि वो 50% से ज़्यादा नहीं करा जा सकता। ये उन्होंने पैमाना तय कर दिया, किसमें? बालाजी प्रोविंस स्टेट ऑफ मैसूर राज्य के मामले में। इसके बाद में ऐसे ही देव दासन बनाम भारत संघ का मामला आया, ये 1964 में आया। तो इसमें क्या करा कि भाई जैसे मान लो वैकेंसी निकली पिछड़ों के लिए और उसमें वो भर नहीं पाई, योग्य नहीं मिले, जो भी तय मापदंड करे थे, और वे खाली रह गई। तो कहा भी 17.5% हर साल ये वैकेंट मानी जाएंगी, नहीं भरी जाएंगी तो खाली छोड़ी जाएंगी, और 2 साल तक इनको ऐसे ही रखा जाएगा, हर साल जोड़ दिया जाएगा। तो उसमें 50% की जो म्याद है वो बढ़ने लगी, जो बालाजी वाले मामले से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये 2 वर्ष तक जो है इनको किया जा सकता है, और जिसके फलस्वरूप 68% आरक्षण हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो 68% जो हो जाते हैं, ये जो बालाजी के मामले में जो 50% की जो म्याद थी उसके विपरीत है। तो अब उसमें भी जो है ये जो है पैमाना लग गया, और ये कैरी फॉरवर्ड की जो नीति है, ये जो है जिसको बैकलॉग कहते हैं, ये असंवैधानिक बता दिया गया। तो 2 बातें होंगी, एक कहा गया उसमें मंडल कमीशन के मामले में, और जो है कि भाई ये जो आरक्षण है ये एक बार ही लिया जा सकता है, इसको आप पहले एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको उसी मामले में दोबारा आरक्षण के लिए इसमें संविधान में नहीं कहा गया कि भाई आपको प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। तो अब 3 मामले हो गए कि भाई एक तो पैमाना हो गया 50% का, और एक मामला हो गया प्रमोशन का, और एक हो गया कैरी फॉरवर्ड का, बैकलॉग का। ये 3 मामले हो गए, वो देश में ज्वलंत हो गए। अब हाहाकार मचने लगी देश में। जो पिछड़े जो समाज के जो नेता थे वो सरकारों पर दबाव बनाने लगे, आप संविधान का संशोधन करें। और 1995 में जब कांग्रेस की जो अल्पमत की जो सरकार थी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, वो जाने वाली थी, और वो भागते भागते 1995 में ये संशोधन करके उन्होंने शुरू करा। लेकिन बाद में जो देवगौड़ा की सरकार आई उस दौरान जो है उसमें ये जो है संशोधन हो पाया संयुक्त मोर्चा की सरकार में कि भाई प्रमोशन में जो है आरक्षण किया जाएगा। उसमें ये जो है जो आर्टिकल 16(4) जो ए है वो उसमें प्रावधान जुड़ गया। इसके बाद में ये मंडल कमीशन का केस आया, ओबीसी को आरक्षण मिल गया। तो उसके बाद में ये 50% की म्याद उन्होंने रख दी। तो अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें मंडल कमीशन के केस सबकी जड़ है, और इसको हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको जो
आपकी जो ये नोट हैं उनको पक्का करने के लिए कि भाई है क्या चीज़। तो ये मर्यादा को स्थापित करने के लिए केस है मंडल कमीशन का, इंदिरा साहनी का केस कहते हैं इसको। और ये बालाजी का जो केस था, जो बालाजी के केस में बहुत सी जो बातें थी वो इंदिरा साहनी के केस में कुछ पलट दी, कुछ जो है उसमें जो देवासन का जो केस था उसमें उनकी बातों को उसमें पलट दिया। और उन्होंने एक जो थी बैकलॉग वाला जो था उसको कहा, उसमें भी जो है उन्होंने मंडल मामले में कहा कि भाई जो ये बैकलॉग हैं ये 50% तक अगर रहती हैं तो जो है दायरे में रहती हैं तो ये जायज़ हैं, इससे ऊपर है तो ये नाजायज़ हैं, ये असंवैधानिक होंगी। तो इसलिए जो अटल बिहारी की सरकार आई 2000 में, उन्होंने ये भी जो है दबाव में आके और ये भी भारत के संविधान में संशोधन कर दिया कि भाई अगर ये वैकेंसी खाली रह जाती हैं तो ये चलती रहेंगी, जो भी वैकेंसी निकलेंगी उनके साथ में इनको भी रख दिया जाएगा। और ये जो 50% की जो म्याद है ये उन पर नहीं लगेगी, जो नई वैकेंसी निकलेंगी उन्हीं पे 50% की म्याद रहेगी, बाकी ये जो है ऐसी चलती रहेंगी। हो गया किस्सा खत्म। तो मतलब क्या है, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई मर्यादा तय कर रही है तो राजनीति देश की इतनी हावी है, जो पिछड़े वर्ग के प्रति इतनी झुकी हुई है वोट बैंक के उसमें राजनीति में, वो जो सर्वोच्च न्यायालय मर्यादा स्थापित करने की कोशिश करती है उसको संविधान में संशोधन करके उसको फिर से ऐसे कैसी कर देते हैं। तो इस समय देश में बड़ा ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं। ये आगे क्या होगा कैसे होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन समाज में ना तो किसी को इंसाफ ही मिल रहा, आरक्षण का भी फायदा नहीं मिल रहा लोगों को सही तरीके से, जो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उन बच्चों को बेचारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, और एक की पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिला हुआ है पिछड़ों को है। पिताजी जो IAS अफसर रह गए, बेटे ने डॉक्टर का MBBS उसी से आरक्षण के फायदे से कर ली, फिर IAS भी बन गए उसी आरक्षण के दायरे में आके। तो बताओ, बाप पहले से ही मंत्री बने हुए हैं तो कैसे काम चलेगा कुछ तो। अब बताओ, एक तो परिवार को आरक्षण का घर में बपोती हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि उनके घर का वातावरण बदल गया, उनको पढ़ने के अवसर सही तरीके से मिल गए, उन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो गए, वो धड़ाधड़ जो है आरक्षण का लाभ उठा के टेस्ट पे टेस्ट पास कर जा रहे हैं। और एक बेचारे जो गरीब परिवेश से आ रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी की 2 जून का दायरा भी नहीं मिल रहा, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा, कैसे काम चलेगा? तो ये तो क्रीमी लेयर तो बननी चाहिए कि आप नहीं बनेगी तो आगे बनेगी। खैर ये तो भविष्य गर्व की बात है। ऐसे ही आया एक केस त्रिलोकीनाथ टीकू बनाम जम्मू एंड कश्मीर का, ये 1969 का केस है। इसमें क्या करा, इसमें जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में घोर फिर वो मतलब इस तरीके का अटपटा सा आरक्षण दे दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई जो है वहाँ पे 10% सीट तो कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरी में रख दी, और 40% सीट जो है वो जम्मू में जो है हिंदुओं के लिए आरक्षित कर दी। बाकी जो 50% सीटें जो हैं वो मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई हिंदू मुसलमान तेरे यहाँ 10%, मेरे यहाँ 10%, भाई आरक्षण जो है पिछड़ों के लिए मिला हुआ है और किसी को नहीं है। हिंदू और इन तरीके से नहीं है कि मुसलमान को इतनी सीट फिक्स कर दो। पूरे देश में ये आरक्षण की जो व्यवस्था है संविधान में, वो पिछड़ों के लिए ही रिजर्वेशन मिला हुआ है, ना कि उसमें से मुसलमानों को इतनी सीट रिजर्व कर दो या हिंदुओं में भी जात पर्टिकुलर हिंदू के हिसाब से सीट रिजर्व कर दो, ऐसा नहीं है। तो ये जो त्रिलोकीनाथ टीकू और जम्मू कश्मीर का जो मामला था, इसमें ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा भाई ऐसा जो प्रावधान है वो ठीक नहीं है, असंवैधानिक। तो बताओ, ऐसे अटपटे से केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जो सुनने में भी हंसी आती है। तो इस प्रकार के इस वीडियो में इतने ही। अगली वीडियो में हम बड़े विस्तार से जो है ये पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की जो बातें हैं और इसमें जो
मूल रूप से जो इंदिरा साहनी का जो केस था या और इम्पोर्टेंट केस जो है इसके, उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इतनी ही, आगे जो है हमारे चैनल को देखते रहें। हमारे चैनल में काफ़ी ज्ञान की बातें हैं और जो है इसका प्रचार करें। इसमें दर्शन की बातें हैं, इसमें भारत की संस्कृति की बातें हैं और जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके बारे में वीडियो पड़ी हुई हैं। सारे जितने भी हमारे जो है ट्रांसलेशन हैं और हमारे जो टेंस हैं उनकी वीडियो है इसमें। छोटे बच्चों की एलकेजी के भी मामले की कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं हमारे चैनल में। धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। इस समय शिव जी का जो सावन का महीना चला हुआ उसके बारे में, शिव कौन है, शिव का मूल स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी वीडियो डली हुई है। आप इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका चैनल के जो ज्ञान फैला हुआ है उसका लाभ उठाएं। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।